बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, कनाडा के सूबे ओंटारियो में पाकिस्तानी नयाद मुसलमानों को गाड़ी तले रोन दिया गया। एक ही फैमिली के 4 अफराद थे जिन पर गाड़ी चढ़ा दी गई 20 साला नौजवान की जानिब से, और ये सोचे समझे मंसूबे के तहत चढ़ाई गई क्योंकि उस ख़ानदान का ताल्लुक मुसलमान घराने से था। उनका जुर्म सिर्फ मुसलमान होने था और इस वजह से उसको बेदर्दी के साथ गाड़ी चढ़ाकर उन 4 लोगों को कत्ल किया गया। नस्ल पूरी तबाह कर दी गई एक ख़ानदान की। कैनेडियन पुलिस इस हवाले से क्या कहती है? विलियम स्टीव जो उनके चीफ ऑफिसर हैं, उनका क्या बयान सामने आया इस तमाम मामले पर, आपको सुनवाते हैं। Based on information collected during the course of the investigation, we believe that this was an intentional act and that the victims of this horrific incident were targeted. We believe the victims were targeted because of their Islamic faith. We understand that this event may cause fear and anxiety in the community, and in particular the Muslim community, and any community targeted by hate. सिर्फ इसकी वजह नफ़रत थी, वो नफ़रत जो इस्लाम के ख़िलाफ़, वो नफ़रत जिसमें ये बता रहे हैं कि मुसलमान होना उस घराने का कसूर था, और इस बायस उस 20 साला नौजवान ने गाड़ी चढ़ाई। उस 20 साला नौजवान को पकड़ लिया गया। 4 उस पर कत्ल के मुकदमात, और जबकि एक इक़दाम कत्ल का मुकदमा बना है। एक शख्स जो कि जिसकी उम्र 20 साल से कम है, वो इसमें सर्वाइव हुआ है। बाकी सारे जो हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी शहादत हो गई है। नाज़रीन, इस मामले पर वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि कैनेडियन जो नेशन है उसका एक बहुत बड़ा, कैनेडियन माशरे का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ये दहशतगर्दी का वाक़या। देखते हैं वो किस तरह इससे निपटते हैं। वज़ीर आज़म ने भी इसकी भरपूर मज़म्मत की है। कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से भी मज़म्मत की गई है। आज दफ्तर ख़ारजा में कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब किया गया और उनसे कहा गया कि इस मामले की जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर की जाएगी। पाकिस्तान इस मामले को भरपूर तरीके से उठा रहा है। मगरबी माशरा आखिर इतना मादर पिदर आज़ाद क्यों होता जा रहा है और पुरतशद्दुद क्यों होता जा रहा है? अब से कुछ घंटे कबल एक न्यूज़ आई जिसमें फ्रांसीसी सदर एमिल मैक्रोन को थप्पड़ मारा गया, और वो थप्पड़ मारने की वजह जो है वो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी। वो जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने वोटर्स और अपने चाहने वालों या फिर वहाँ के लोगों से मुखातिब हो रहे थे, उनसे मिल रहे थे। इस दौरान एक शख्स आगे बढ़ा जिसने थप्पड़ रसीद किया उनके चेहरे पर। उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। एक तो इस्लामोफोबिया पे बात करेंगे, मगरबी माशरे पे बात करेंगे कि आखिर तशद्दुद का रुझान इसमें क्यों बढ़ रहा है। फ्रांसीसी सदर आज़ादी राय के हामी हैं, लेकिन उन्हें कैसा लगा आज़ादी तशद्दुद को सहकर? तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स जो हैं मगरबी माशरे के, इसको भी डिस्कस करेंगे। इस्लामोफोबिया एक्सपर्ट हैं हमारे आज प्रोग्राम के गेस्ट डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, उनसे जानेंगे। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज का वाक़या आपके सामने है। आप क्या समझते हैं कि मगरबी माशरे में इस्लामोफोबिया क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका, और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपने इनवाइट किया और उसको आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं समझता हूँ कि मगरबी ममालिक के अंदर इस्लामोफोबिया के ये जो अब आपको इवेंट्स नज़र आना शुरू हुए हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आज ये संडे को वाक़या पेश आया रात को, और उसके बाद से लेके इस पे आपका वेस्टर्न मीडिया और हमारे मीडिया में भी इस पे डिस्कशन शुरू हुए हैं। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आफ्टर 1 वीक देयर वुड बी नोबडी हु वुड बी रिकॉलिंग दिस इवेंट। ये बड़ा अफसोसनाक हमारे यहाँ एक रवैया है मुसलमानों का या हम सब का, कि हम किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए तो उसकी हीट में आके उसको डिस्कशंस में लेके आते हैं, बड़े-बड़े दावे और बातें करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कनाडा की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री इस्लामोफोबिया के हवाले से बताने की कोशिश करूं, तो आपको वहां से अंदाजा होगा कि ये वाकई मैं शायद दुरुस्त कह रहा हूं। देखिए, अप्रैल 2018 के अंदर एक मस्जिद के अंदर मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते हैं, और बिल्कुल एन बायन इसी तरीके से जिस तरीके से इस फैमिली को टारगेट करके कोई बंदा फ्लो करता है अपनी गाड़ी को, अपने ट्रक को उसमें, तो बिल्कुल बैन इसी तरीके से मस्जिद में बाहर जो लोग जुमा की नमाज पढ़ रहे थे उस तरीके से उन पर गाड़ी चढ़ जुड़ाई, और 10 से ज्यादा उस वक्त लोग शहीद हुए थे। हम उसको आज, जिसे आप कह सकते हैं 2 साल के बाद यहाँ पे बैठे हुए शायद उसको याद भी नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद अगर उसके साथ ही इस दौरान में भी अगर आप आए तो आपको कितने ऐसे इवेंट नजर आते हैं कि जिसमें मसाजिद को जला दिया गया।
कनाडा के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया की अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में जब ट्रंप आया था तो ट्रंप के आने के पहले 4 महीने के अंदर 10 से ज्यादा अमेरिका के अंदर मसाजिद को जला दिया गया था और बड़े बड़े जिसे आप कह सकते हैं वो अटैक्स थे, आर्सन अटैक, जिसमें जानबूझ के आग लगाने वाला जिसे आप कहते हैं टारगेट करके। तो इसी तरीके से एडसन के अंदर भी आप कनाडा के अंदर मस्जिद को जला दिया गया। फिर आप एक और चीज देखें कि कनाडा की मसाजिद के अंदर घुसकर शीशे तोड़ के दिन के वक्त में जब नमाजों का टाइम नहीं होता तो कुरान पाक को जिसे आप कह सकते हैं फाड़ दिया जाता है, सिपारे जो बच्चों को पढ़ने के लिए होते हैं उनको फाड़ दिया जाता है। फिर इसके अलावा सुअर, जो कि सारे समझते हैं कि मुसलमान एक तरह से उसको कोई नापाक जानवर तस्वर करते हैं, सुअर की गर्दन काट के शीशे तोड़ के मसाजिद की उनके अंदर डाला जाता है। ये मैं सारे सर कनाडा की आपको बात बता रहा हूँ, मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ गया ही नहीं। तो कनाडा के अंदर जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वहां पर जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बड़ी हद तक इस्लामोफोब हैं, उनको भी हमें स्टडी करने की जरूरत है। और वो क्लियरली उनकी दूसरी जो अपोनेंट पार्टीज हैं वो उनको कहती है कि यहाँ इनके अंदर इस्लामोफोब बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंजर्वेटिव पार्टी को उठा के देख लें, जिसकी जो है ना वो 34% पॉपुलेशन है, 36% के साथ जोर्डन जो है ना वो हुकूमत कर रहा है, तो 34% उसके साथ जो है वो अपोजिशन कर रही है। तो एक तरह से वेस्ट के अंदर इस वक्त एक कनाडा से निकल के मैं बात कर रहा हूँ, वेस्ट के अंदर पूरी में एक तरह से एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम और एंटी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे आप कह सकते हैं जफर साहब, हमारे बहुत वजीर आजम ने इस पे बड़ा अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर इकदाम करना चाहिए कि हम इस्लामोफोबिया को कैसे काउंटर करें। तो ये स्टेप वजीर आजम की जानिब से तो लिया गया, लेकिन जब तक उम्मत मुत्तहिद नहीं होगी, जब तक हमारी वॉइस पावरफुल नहीं होगी, वेस्ट इसको सुनने को तैयार नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं वजीर आजम के इस इकदाम को किस तरह से मौसर बनाया जा सकता है? आपने जो है ना वो बहुत अहम बात की तरफ इशारा कर दिया है और अगर मुझे आप 1 मिनट देंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस पे कुछ और भी आपको इक़दामात ऐसे जो डिज़ायरेबल हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ किए जाना बड़ा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर को मैं इस हवाले से सैल्यूट करता हूँ कि 2019 में इस्लामोफोबिया के हवाले से पहली मरतबा 4 पॉइंट्स में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो यूएन जनरल असम्बली के अंदर उन्होंने रेस किया। फिर उसके बाद 2020 में भी उसको रेस किया और फिर अभी लेटली OIC की जो कमेटी की जो इजलास हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वहां पर भी इस्लामोफोबिया डे मनाने के हवाले से बातचीत हुई है। मैं समझता हूं कि जो एक ये सक्सेस है, जो बड़ी मैं समझता हूं बड़ी कंसिस्टेंट सक्सेस है ऑन पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इनको क्या करने की जरूरत है? लेकिन जब ये कहते हैं कि वेस्ट जब ये सारे काम कर रही है तो मुस्लिम वर्ल्ड इस पे क्यों खामोश है? मुस्लिम वर्ल्ड को इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त लीडरशिप की शदीद कमी है जो इस पे कोई डायरेक्शन दे के उनको ले जा सके। मैं ये चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं उनके स्कॉलर्स को, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को इस्लामाबाद के अंदर सबको कॉल करें। 57 कंट्रीज हैं, सारे अपने खर्चे पे आएंगे। आपने यहाँ पर एक मूड, अगर जिसे आप कह सकते हैं, दे शुड कम अप विद प्रपोजल्स के इस्लामोफोबिया को जो सोशल मीडिया पे भी हर रोज राइज कर रहा है, जो कि वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिक डिस्कोर्सेज आ रहे हैं, इसके हवाले से सॉल्यूशंस मुख्तलिफ लेवल पे कि मुसलमानों को वहां पे कैसे बेहतर किया जा सकता है, यूएन के हवाले से कौन से लॉज ऐसे इनेक्ट किए जा सकते हैं, उनके प्रपोजल के साथ आए। सोशल मीडिया पे कैसे इन चीजों को हम काउंटर कर सकते हैं, इन प्रपोजल्स को आप 3 दिन की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर कॉल कर लें। तमाम मुस्लिम Dr. Sab, you have written the whole book on this topic, on this subject. What are the main reasons behind it? Is this the conspiracy? क्या समझते हैं आप कि एक तो साजिश के तहत भी फैलाया जाता है, एक इनर सेंटिमेंट होता है हेट का। तो आपने ज़्यादा जो अपनी किताब लिखी है उसमें रिसर्चेबल थिंग क्या है कि ये क्यों फैलता है, वजह क्या है? सर बहुत जैसे आप कहते हैं डिबेटेबल सी चीज़ है, लेकिन मैं मुख्तसरन इसको पेश करने की ये कोशिश करूंगा कि इस्लामोफोबिया को मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज हमें समझने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि इस्लामोफोबिया हर जगह पे अटैक्स की सूरत में, लोगों को तंग करने की सूरत में, विमेन के हिजाब को उतारने की सूरत में, उनके लिए स्पेस जिसे आप कहते हैं रिड्यूस करने की सूरत में, हर जगह पर ये कॉमन फैक्टर नजर आते हैं। लेकिन इस्लामोफोबिया की वजूहात क्या हैं जिसकी बुनियाद पे ये सारे काम होते हैं? वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर सर मुख्तलिफ हैं। वो फ्रांस में जिस किस्म की है ऐसी जर्मनी में नहीं है, और जिस तरह से इन दोनों ममालिक में है वैसे स्कैंडिनेविया और यूके में नहीं है, और इस तरीके से जो कुछ यूरोप के अंदर है वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के अंदर नहीं है। तो जब तक हम वजूहात को नहीं समझेंगे उस वक्त तक मैं समझता हूँ उसका कोई प्रॉपर तदारक नहीं कर सकते। मेरा जो इनफैक्ट मेन फोकस था वही था कि इस्लामोफोबिया जो है ना वो इस्लामोफोबिया नहीं है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ फोबियाज हैं।
कहीं पर ये रेसिज्म है, कहीं पर ये रिलीजियस रेसिज्म है, कहीं पर ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में है, कहीं पर मुसलमानों को एक थ्रेटनिंग अदर के तौर पर लिया जाता है, ये बम ब्लास्ट करने वाले हैं, ये सुसाइडल अटैक करने वाले लोग हैं, कहीं पर इस फॉर्म के अंदर लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि जब तक इस चीज को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता कि किसी सोसाइटी के अंदर इस्लामोफोबिया की वजूहत क्या है, उस वक्त तक आप उसको तदारक नहीं पेश कर सकते। तो समझना इसको बहुत जरूरी है, और मैंने इस पे बेसिकली काम किया है कि इस्लामोफोबिया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किस फॉर्म के अंदर पाया जा सकता है। मुझे ये भी बताइएगा कि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उनके डुअल स्टैंडर्ड की अगर बात करें, जहाँ पे एमल मैक्रोन कहते हैं कि रसूल खुदा की तौहीन आप इसमें ले आएँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, दूसरी जानिब आज वही तशद्दुद का निशाना बने हैं, तो हाउ डू ही सी दैट कि आप जब लोगों को इतनी पावर्स देते हैं, हर चीज़ की कोई लिमिट होती है, तो वो आप पे हावी भी हो जाते हैं और माशरे के लिए तबाही का सबब भी बनते हैं। सर पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस मुल्क का हम बात कर रहे हैं, फ्रांस की, फ्रांस को मैं आम तौर पर कहता हूँ कि ये होम ऑफ इस्लामोफोबिया है, क्योंकि इस्लामोफोबिया के हवाले से तीन एरियाज हैं सर इसमें। इस्लाम एज रिलीजियस आइडियोलॉजी, फिर कुरान पाक, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ इन तीन एरियाज पे जितना ज्यादा फ्रांस के अंदर लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, किसी और मुल्क के अंदर नहीं हुआ सर। और वो आज नहीं, आज से 1000 साल पहले से भी आपको वो नजर आता है ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हुए। और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ आज फ्रांस के अंदर है, ये कोई अनफाउंडेड नहीं है, यानी इसकी कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई रेशनल नहीं है, इसके पीछे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रीजंस मौजूद हैं। अब आते हैं वो इम्पोर्टेंट बात की तरफ कि ये क्यों इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या हेट स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? तो क्या आप अपने मुल्क के अंदर जब हेट स्पीच लाज है उनको फिर खत्म कर दें? तो इस्लामोफोबिया को और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपको बात की जाती है, तो आप उसको हेट स्पीच क्यों नहीं कंसीडर करते? फिर यही इनके वो अखबारात जैसे चार्ली एब्डो वगैरह को आप देख लें, जो मुसलसल यही शोर मचाते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहूदियों के हवाले से क्यों खत्म हो जाती है कि जब वहां पे आप उनके मुतालिक कोई बात कहते हैं तो हॉलोकॉस्ट के जुमरे में आते हैं और आपके खिलाफ चार्जशीट जो है ना वो फाइल कर दिए जाते हैं और आपके यहाँ अरेस्ट होते हैं, और जो प्रोड्यूसर जो काम कर रहे होते हैं, रिपोर्टर्स जो काम कर रहे होते हैं, उनको अपनी नौकरियों से निकाल दिया जाता है। तो वहां पर आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चली जाती है? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है? प्रॉब्लम सर उनका नहीं है, प्रॉब्लम मेरा भी है, मेरे से मुराद ये कि मुस्लिम लीडरशिप का भी है। क्या हमने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो ब्लास्फेमस चीजें, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं या दुनिया में कहीं पे पाई जाती हैं, क्या हमने कभी कोई इस हवाले से एफर्ट की है कि इसको हेट स्पीच डिक्लेयर कराया जाए इंटरनेशनल फोरम पे, यूएन के फोरम पे? तो मैं समझता हूँ कि सर हमारे लेवल पे ये एफर्ट्स ना होने की वजह से उनको शय मिलती है कि वो इस किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इन द एंड जानना चाहूँगा कि इसके प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर इस्लामोफोबिया की बात करें, किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है, या हमारा मुल्क किस तरह से इसको बेहतर तरीके से वेस्ट को एड्रेस कर सकता है? सर इसके हवाले से मेरी गुजारिश ये होगी कि इस पे पाकिस्तान और चंद और मुस्लिम ममालिक में, इस हवाले से मुस्लिम ममालिक की जब बात करूँगा तो इसका मतलब है कि वो मुस्लिम ममालिक जो कि वाकई इस किस्म के हालात पे कुछ काम करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर आप टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इस तरीके से आपके पास मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया को भी साथ में ला सकते हैं, ब्रुनाई दारुल को भी। तो मैं समझता हूँ कि दे शुड फॉर्म अ कंसोर्शियम जहाँ पर इस किस्म के रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएं, जिसमें इस्लाम के हवाले से जो नेगेटिविटीज पाई जाती हैं वेस्ट के अंदर, हम पहले उसको समझने की कोशिश करें, ताकि जब तक समझेंगे नहीं उस वक्त इसका कोई सोल्यूशन पेश नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात सर इसके अंदर बहुत जरूरी है कि वेस्टर्न लिटरेचर जो कि इस जैसे नौजवानों को प्रॉब्लम में डाल रहा है और इनको इस किस्म के ऑफेंसिव में एंगेज कर रहा है, जैसे कि अभी कनाडा के अंदर हुआ है, तो इस किस्म के लिए जो लिटरेचर है उसका कोई रिबटल पेश किया जाना चाहिए, ताकि वो लोग इनको कैरी करके अपने अंदर ये एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम जज्बात ना दे आ सकें। फिर अगली सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है सर। वेस्ट के अंदर बड़ी ऐसी हेट मॉन्गर्स ग्रुप हैं जो कि इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस तरीके से FATF को पाकिस्तान के अंदर बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे अप्लाई किए जा रहे हैं कि आपका पैसा कहीं एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की तरफ स्पिल ना कर जाए, इसी तरीके से अब हमें वेस्ट को ये देखने की जरूरत है कि वहां पर मीडिया में जो डिबेट्स हो रही हैं और जो लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, जो फिल्में प्रोड्यूस हो रही हैं इस किस्म की, डॉक्टर तो साहब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेस्ट को अगर हम ये रियलाइज़ कराएं कि अगर हमें फैटफ में आप जो रेस्ट्रिक्शन डालते हैं कि हम टेररिज्म फंडिंग करते हैं, आज का वाकया जिस तरह कैनेडियन शहरियों के साथ हुआ जो पाकिस्तानी निजात थे, तो वो क्या दहशत गर्दी नहीं है?
क्या कनाडा को ज़रूरत नहीं है कि अपने लोगों को देखे, और अगर इस तरह का वाक़यात का तसलसल है तो उनकी फंडिंग को भी एनालाइज करे? तो फटअप में ये मामला फाइनेंशियल टेररिज्म के हवाले से अगर बात की जाए तो कितना मौसर होगा और ये किस तरह से लाया जा सकता है? ये सर देखिए ना, मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस्लामोफोबिया FATF के नाम से आप ये कैंपेन चलाएं आप। मैं सर इस वक्त आपको ये बताऊं कि असल में तो प्रपोजल ही नहीं गया है ना। हमने किस फोरम पे इस चीज को डिस्कस किया है, हमने किस लेवल पे इन चीजों को दिया है। अब ये चीजें रिसर्च भी कहाँ से आ रही है, ये आपको वेस्ट से ही आ रही है। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली रिसर्च के हवाले से हम बांझ हैं। अब वेस्ट के अंदर इस चीज को वो लोग भी समझना शुरू कर दिया है कि इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ी पेइंग इंडस्ट्री है। ठीक। इस इंडस्ट्री के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पोर इन किए जा रहे होते हैं। तो ये फिर अल्टीमेटली आपकी सोसाइटी के अंदर वॉल्कानिक सिचुएशन और अनरेस्ट पैदा करती है। तो इसको इस फंडिंग को किसी लेवल पे स्टॉप करने की जरूरत है। अब मुसलमानों पे मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी बनता है, मुस्लिम ममालिक पे, कि हम इस किस्म के प्रपोजल्स के साथ हम आगे आए कि किस किस्म के हम प्रोटोकॉल्स यहाँ पे डेवलप कराएं इन ममालिक के अंदर, ठीक। ताकि पैसा इस किस्म की नेगेटिविटीज को और इस किस्म की एक्सट्रीमिज्म जो कि मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ है वो जन्म ना ले सके। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र साहब, हमें आपने अपना एनालिसिस दिया। हमने बात की इस्लामोफोबिया के हवाले से, हमने बात की कनाडा में जो हमारे शहरियों हमारे लोगों के साथ ज़्यादती हुई, और इसके साथ हम अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है वफाक की जानिब से, और नए बजट में सिंध के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। और बात तो यहाँ तक आप पहुँची है कि उन्होंने कहा कि 2 पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाई जाए, 2 पाकिस्तान नहीं चलेंगे, आप हमारा ड्यू शेयर दें हमें। इस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के हमने कहा कि इसकी जांच पड़ताल करते हैं और वफाक के किसी नुमाइंदे से बात करते हैं कि आखिर सिंध को उनका ड्यू शेयर क्यों नहीं दिया जा रहा, उनका बजट में क्यों नहीं हिस्सा रखा गया। हमने पार्लियामेंट का रुख किया और पार्लियामेंट में हमने अली नवाज़ अवान साहब जो हैं उनसे बात की। वो आपको मैं पूरी बातचीत उनके साथ सुनवाऊंगा कि क्यों नहीं आखिर सिंध का बजट रखा गया। पार्लियामेंट में प्री बजट सेशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, इसके साथ साथ कमेटीज़ में भी ये डिस्कस हो रहा है बजट के हवाले से। तो हमने कहा सबसे बेहतर जगह जहाँ से मुराद अली शाह साहब को जवाब मिल जाए वो पार्लियामेंट है। वहाँ पे हमारी क्या गुफ्तगू, ये ज़रा ये सुनिए, मुलाहिज़ा कीजिए और आप ख़ुद जवाब जान जाएंगे कि कराची का या सिंध का बजट क्यों नहीं रखा गया। नाज़रीन, हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के अली नवाज़ अवान साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सिंध के CM ने जो एतराज़ किया है कि सिंध को ड्यू शेयर उनका नहीं मिल रहा बजट में, और जिस वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि ये ज़्यादती की जा रही है सिंध के लोगों के साथ। वफाक के पास अगर बजट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चौधराहट दिखाएगा इस पर। अली नवाज़ अवान साहब से इस पर जानते हैं, सर क्यों नहीं सिंध को उसका ड्यू शेयर दे रहे? यार मसला ये है कि लाइल्मी और जहालत का कोई इलाज नहीं। अगर आप ये देखें कि NFC के एक तरीक़ाकार सेट है, नेशनल फाइनेंस कमीशन कहते हैं, मुराद साहब को पता होना चाहिए, और जो भी आपकी रिसीट्स आती हैं उसके अंदर परसेंटेजेस डन होती हैं। आप उन परसेंटेज को कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हैं वो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, हम तो उल्टा उनको उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। आपके 4 पे 12 साल से काम कर रहे हैं, आप नहीं कर सके। फेडरल अपनी किटी में से पैसे लगा के कराची को पानी दे रहा है। गाश डैम जो आपने सरेंडर कर दिया था वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट फेडरल किटी से पूरा कर रही है। आपसे तो कराची के नाले साफ़ नहीं होते, आप कहते हैं कि फेडरल उसमें भी इन्वॉल्व हो के आपके नाले साफ़ करवा रहा है। आप कहते थे कि कोविड की पॉलिसी गवर्नमेंट की गलत है, हम अपनी दवाई इंपोर्ट करेंगे। एक कोरोना वैक्सीन अभी तक सिंध गवर्नमेंट नहीं इंपोर्ट कर सकी। जितनी भी इस वक्त दवाई लग चुकी है, जो 80 लाख दवाई पूरे पाकिस्तान में लगी है, जिसमें सिंध को भी लग रही है, उसमें एक दवाई भी सिंध ने अपने बजट से नहीं मंगाई। ग्रीन लाइन जो उन्होंने वफाक से मिल के बुलानी थी, आखिर में उन्होंने सरेंडर कर दी और वो भी वफाक पूरी की पूरी बना रहा है। आप मुझे बताएं कि उनके हर काम अदर देन NFC शेयर कर रहे हैं। और जब हम पूछते हैं
कि पिछले 10 सालों में आपको 1600 अरब रुपया पीएचडीपी का गया है, नेशनल फाइनेंस कमीशन में आपका शेयर, सॉरी पीएचडी नेशनल फाइनेंस कमीशन में आपका शेयर गया है, उसका बता दें आपने क्या किया, उसका आपके पास जवाब नहीं है। करप्शन का बोलबाला है सिंध के अंदर। अब किसी चीज़ को हेल्थ उठा लें, एजुकेशन उठा लें, डेवलपमेंट उठा लें, और इस दफ़ा सिर्फ आपने मेरी खातिर एक प्रोग्राम करना है और उसमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो इस दफ़ा सिंध में टोटल जो डेवलपमेंट बजट से कितना पैसा लैप्स हुआ है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि इनमें ये सकत भी नहीं है, जो पैसा इनको दिया जाता है वो भी लगा लें। जी साहब, आप समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत एक तरह से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, और अगर सिंध के सीएम डेवलपमेंट के लिए सिंध के लिए बजट मांग रहे हैं, ख़ुसूसन कराची के लिए जो इकनॉमिक आप कह सकते हैं हब है, तो आप लोगों की जानिब से वो शेयर क्यों नहीं दिया जा रहा? कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है और हमारी मईशत की तरक्की है। अभी अगर इसकी बात कर लें, पाकिस्तान का जो वाहिद सूबा है जो खुद अपनी एक मोटरवे नहीं बना सका वो सिंध है। आप ये देखें कि जो सखर हैदराबाद मोटरवे है, अभी भी उसको फेडरल ने किटी दी है, अपने शेयर में से फेडरल ने हैदराबाद सखर मोटरवे का लॉन्च किया, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की। तो मोटरवेज जो इंटीरियर सिंध की रोड्स हैं, उस हद तक तो फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इन लोगों के साथ। देखिए प्रॉब्लम आता है गंदम का, गंदम रिलीज नहीं करता है, डिवॉल्व सब्जेक्ट है। काम था सिंध को टाइमली गंदम, पूरे पाकिस्तान में आटा अगर 850 रुपये का पंजाब में मिल रहा है तो सिंध में जाए 1200 1250 मिल रहा है। डिवॉल्व सब्जेक्ट है, पहले प्रक्योर नहीं करते, अगर प्रक्योर करते हैं तो उसमें चोरी करते हैं। 7 अरब रुपए की आपने गंदम चोरी की है, 20 अरब रुपए का बारदाना चोरी। अगर तो ये तो अगर एनएफसी ना हो तो इनको तो पैसा देना ही मेरे ख्याल पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। ये तो आपको डायरेक्ट इदारों के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हेल्थ हो, क्योंकि अब वो डिवॉल्व हो गए हैं तो वो सारे के सारे पैसे उन सिंध के पास जाते हैं और डिवॉल्व जो उनके इदारे हैं उनकी तरफ वो डायरेक्ट होते हैं, जो भी उसको फंडिंग वो अलाउ करते हैं। बट आप मेरे लिए एक शो लाजमी कीजिएगा जिसमें आप देखिएगा कि कितना पैसा इनका इस दफ़ा वो ज़रूर हम करेंगे, लेकिन जो मेन बुनियादी सवाल है ये भी बात की जा रही है क्योंकि आपको कराची से वोट कम पड़े हैं और चूँकि सिंध से आपकी इतनी ज़्यादा सिंध में पॉपुलैरिटी और वोट बैंक नहीं है, इस वजह से वफाक इन्वेस्ट नहीं करना चाहता सिंध में। पानी के मसले को देख लें, इसके साथ साथ गंदम के मसले को देख लें, तो तमाम में बात की जाती है कि पंजाब ज़्यादा प्रोक्योर कर रहा है, पंजाब पानी का मसला क्रिएट कर रहा है, सिंध का ख्याल नहीं रख रहा। हालांकि ये भाइयों की तरह जब इजलास होता है जिसमें तमाम सूबे इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें भी बात की जाती है, इख्तलाफी नोट लिखा गया इस दफ़ा भी वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस तमाम मामले पर। अब मेरी बात सुनिए, देखें फिर मैं करूँ लाइलमी और जहालत का कोई इलाज नहीं। आपने गंदम की बात की, गंदम प्रोक्योर करना सिंध में फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। इस दफ़ा अगर बम्पर क्रॉप हुई है, पंजाब ने अपनी प्रोक्योरमेंट की है, केपी ने अपनी प्रोक्योरमेंट की है, बलूचिस्तान ने अपनी प्रोक्योरमेंट की है और सिंध ने अपनी प्रोक्योरमेंट की है और उनके फिगर्स गवर्नमेंट को दिए हैं। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अनाउंस किए हैं कि आपकी 2.8% बम्पर क्रॉप हुई है इस दफ़ा। उसके बाद पानी का मसला, जो सिंध इल्ज़ाम लगा रहा है पंजाब पे, वही बलूचिस्तान सिंध पे लगा रहा है। अब मसला यह है, वो कहते हैं 55% ऑफ वाटर जो हमें बलूचिस्तान को पहुँचना चाहिए वो सिंध चोरी कर लेता है। वो ये कहते हैं, ये एवा अवार्ड है 1991 ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी जिसको कहते हैं, उसके तहत पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप जब पिछले 70 साल 1970 के बाद आपने कोई रिसोर्स नहीं बनाया, 35 साल आप दोनों की गवर्नमेंट रही हैं, डैम पे आपने कभी प्रायोरिटी नहीं दी, सारे सवाए IPPs के आपने कोई काम नहीं किया हुआ क्योंकि वहाँ कमीशन थे। लॉन्ग टर्म आपकी कोई विजन नहीं था, लॉन्ग टर्म आपने कोई स्कीम्स नहीं दी, पानी के लिए कोई डैम नहीं बनाए, तो ये मसाइल आ रहे हैं क्योंकि रिसोर्स कम है। जब रिसोर्स कम है तो उसी जो रिसोर्स अवेलेबल उसी के शेयर में सबको पानी मिलेगा। और फिर भी इस दफ़ा इरसा ने पानी बढ़ा दिया है। मैं फिर ये कहता हूँ, देखें तरीकाकार यही है, आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें इल्ज़ाम लगाने से पहले। अगर आप परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे तो प्रेशर पड़ेगा। अगर लोगों का तो माइंडसेट ही ये है कि जो चीज़ आपने सिंध को दे दी वो तो ख़त्म हो जाएगी, खाई पी जाएगी, नहीं जिस सूबे में, तो इस माइंडसेट को किस तरह चेंज करना? जिस सूबे में एक भी सरकारी एम्बुलेंस ना चलती हो, जिस सूबे के अंदर कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो, जिस सूबे के अंदर प्रोक्योरमेंट में चोरी होती हो, आप उसका हिसाब क्या करें, उससे क्या कंपैरिजन करेंगे? जो बुलंद तो बाग दावे करते हैं और बाद में आपने माइंडसेट की बात की कि जो माइंडसेट बना हुआ है इसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है कि पंजाब जो है सिंध का हक खाता है? नहीं सर, देख बना नहीं हुआ, ये इल्ज़ाम है, ये सिर्फ इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम को आपने किसी दलील और सबूत से साबित करना होता है। अगर वो कोई दलील है उनके पास, कोई सबूत है उनके पास, ले आए, बात टेबल पे बैठ के हो जाएगी। अगर सिर्फ आपने इल्ज़ाम लगाने और बुलंद बाग दावा करना है, उसका तो कोई हल नहीं। हवाई अड्डे क्या दे रहे हैं अमेरिका? देखें, इसी वजह से
पीपल्स पार्टी सुकड़ 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 सिर्फ इंटीरियर सिंध की जमात रह गई है। और जो आपने कहा बड़ी अजीब बात की कि सिंध से और अर्बन सेंटर्स और इंटीरियर सिंध से तरीके इंसाफ को वोट नहीं पड़ा, दूसरे नंबर पे तरीके इंसाफ है सिंध के अंदर जिसको सबसे मैंने ज़्यादा वोट नहीं पड़े। की ये बात, ये सीएम साहब कह रहे हैं, सीएम और साहब सीएम कह रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि ये बदला लिया जा रहा है वोट ना पड़ने का। अब उनको अपनी वोटों सिंध का की तो नहीं आवाम पता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी, ये अली नवाज़ अवान से हमारी बातचीत थी जो कि कौमी असम्बली में हुई, और कौमी असम्बली के अहाते में हमने अली नवाज़ अवान से जब पूछा कि सिंध के वज़ीर आला ने आज इल्ज़ामात लगाए हैं, उनका क्या जवाबात हैं, तो उन्होंने ये कुछ गुफ्तगू की जो हमने आप तक पहुंचाई। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फाइज़र वैक्सीन आ गई है, और वो फाइज़र वैक्सीन किसको कितनी लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो लगवाना चाहते हैं फाइज़र की वैक्सीन, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर सीमी जमाली हमारे साथ होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की फाइज़र वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। 1,06,000 डोज जो है हमको मिली है थ्रू कोवैक्स, और कोवैक्स जो अगर बात की जाए, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है जिसके थ्रू हमें ये इसकी डोजेज़ मिली हैं। हमने ख़ुद भी NDMA ने रब्ता किया है और फाइज़र की कंपनी से, और इसकी तस्दीक भी बाकायदा की गई है, और फाइज़र की कंपनी से हम कह रहे हैं कि जुलाई के एंड तक हम कोई डील सिक्योर कर लेंगे। बात उसमें की जा रही है 1 मिलियन डोजेज़ की। तो फाइज़र वैक्सीन कितनी अफेक्टिव है, इस पर तो बहुत सारी रिसर्च मौजूद हैं जो एफिकेसी इसकी 95% बताती हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। इस लगवाने का क्या प्रोसेस होगा, जो लोग इस फैसिलिटी को अवेल करना चाह रहे हैं, वैक्सीन चूँकि अब आ गई है पाकिस्तान में, इसके लिए हमने रब्ता किया है डॉक्टर सीमी जमाली से, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट जिना जो है उसकी हेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर सीमी साहिबा। मुझे ये बताइएगा कि फ़ाइज़र पाकिस्तान में आ चुकी है, अब इसका तरीका क्या है, किन लोगों को लगाई जा रही है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं लगवाने में वो किस तरह से लगवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात की तस्दीक कर दूं कि फाइजर वैक्सीन पाकिस्तान में तो आ गई है, लेकिन हम तक अभी तक नहीं पहुंची। तो जब हमारे पास आएगी तो ये डिसीजन गवर्नमेंट का होता है कि वो किन को परमिशन देंगी कि किन को लगाई जाए। तो mRNA वैक्सीन है ये, बिल्कुल इसमें इसकी इफादियत बहुत है और 95% एफिकेसी है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लोग दूसरी वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि सारी वैक्सीन जो है उतनी इम्पोर्टेंट है, और जो वैक्सीन इस वक्त हमें मैसर है हमें वही वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में लोगों का बड़ा रेजिस्टेंस था साइनोफार्म के लिए, साइनोफार्म चाइनीज वैक्सीन है और हम वो नहीं लगवाना चाहते। उसके बाद वो स्पुतनिक और दूसरी वैक्सीन की तरफ भागने लगे, लेकिन मेरी इल्तिजा है लोगों से कि खुदारा जो वैक्सीन आपको मिल रही है, आपको मुफ्त हुकूमत फराहम कर रही है, तो प्लीज उसको लगवाइए ताकि हमारे मुल्क में एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए, ताकि लोग ज्यादा लोग लगवाएं, ताकि हम महफूज मुल्कों में शामिल हों। अब हम देख रहे हैं कि हमारे नेशनल एक्सचेकर को कितना नुकसान हुआ है कोविड से। हम रेड जोन में आ गए, बहुत सारे ममालिक ने हमारे लोगों को जाने से रोक दिया, और अगर फॉर एग्जाम्पल इनमें से तो हम गुजरना भी पाकिस्तानी पैसेंजर्स का बहुत मुश्किल है और ना हम गुजर सकते हैं। तो द थिंग इज कि अब हमें जो वैक्सीन हमें मिले हमें वही लगा लेनी चाहिए, नॉट कि सिर्फ फाइजर हो। फाइजर उन लोगों के लिए जरूरी है या तो वो जो कि बहुत ही इम्यून कॉम्प्रोमाइज किस्म के लोग हों, या जिनको वीजे की पाबंदी हो और वीजा उनका एंडोर्स्ड हो, स्टूडेंट्स हो जिनको जिन ममालिक में और उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा फाइजर वैक्सीन के बगैर, और बच्चों में ये सेफली लग सकती है। अंडर 18 भी अब USA वगैरह में लगाई जा रही है, तो उन लोगों को लग जानी चाहिए, बिकॉज हमारा बहुत सारा जो कौम का जो असासा है हमारे बच्चे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हमारे बच्चों को लग जाए जी
तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब आपने बात की जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, यही बातें तमाम फैसल सुल्तान साहब ने भी की कि एक तो हज पिलग्रिम्स का उन्होंने बात की, दूसरा कि अंडर 18 की भी बात की और इम्यून सिस्टम वीक होने की भी बात की। तो ये किस तरह से तस्दीक होगी, ये किस तरह से पता लगेगा कि किसी का इम्यून सिस्टम वीक है? क्या उसे मेडिकल रिपोर्ट्स जाके चेक करानी पड़ेंगी फिर लगेगी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन का तो एक प्रोसेस है कि आप CNIC भेजते हैं और उसके बाद फिर आपको लगाई जाती है। अगर फाइज़र लगवानी है या इस तरह की कोई भी वैक्सीन लगवानी है तो उसका कोई स्पेशल प्रोसेस होगा? कि आई थिंक उनको तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी का रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है या होने वाला है, उनको 1 महीने के बाद अगर ट्रांसप्लांट हो गया तो 1 महीने के बाद की वैक्सीन लग सकती है, या ट्रांसप्लांट होने से 2 हफ्ते कबल लग सकती है। तो ये तो सर्टिफाइड चीजें होती हैं, इसमें तो कोई झूठ बोलने का कोई सेंस ही नहीं होता। और फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो कि कीमोथेरेपी जिनकी होने वाली हो या जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है, कैंसर के पेशेंट्स हो फॉर एग्जांपल, वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोगों में शामिल होते हैं, सिवियरली डिसेबल्ड, इस तरह की डिसेबिलिटी हो जिसमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सच डिजीज, तो उनकी तो सर्टिफिकेशन होती है और उसके बगैर, उसके तस्दीक के बगैर तो मेरा ख्याल में नहीं कर तो सकते। यू मीन के वो सर्टिफिकेशन आपके पास होगी तब आप ये वैक्सीन लगवा सकेंगे? आई एम श्योर कि बगैर हुकूमत अलाउ नहीं करेगी, या आपके पास वीजे की शर्तों के डॉक्टर साहब अब बिल्कुल एक जल्दी से क्विकली मैं क्वेश्चन कर लूँ आपसे। वफाकी मुलाजमीन के हवाले से आज बात की गई है कि उनको सर्टिफिकेट जमा कराना वजारतों में ज़रूरी होगा और फिर जो है वो नौकरियों पे आ सकेंगे। इस इकदाम को अगर देखें तो कितने अरसे में हम अपनी आबादी को कवर कर सकते हैं? 1 लाइनर प्लीज़ बता दें। देखिए, आई थिंक इट विल बी वेरी क्विकली, इसलिए कि हमें बहुत सारे लोग जो नॉट ओनली वफाकी मुलाजमीन, सूबाई मुलाजमीन भी जो सरकारी मुलाजमीन है, उनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो सब अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, उसके बगैर उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। वफाकी मुलाजमीन को जो है ये बाउंड कर दिया गया कि उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी जब तक वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत सिंध की जानिब से भी, अब वफाक ने भी सर्टिफिकेट को लाजमी कर दिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।